दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं फराह सरोश मैम के साथ, जिनकी जो यात्रा है वो नेचर लाइफ के साथ चल रही है। नेचर लाइफ एक संगठन है जो मेंटल हेल्थ और बहुत सारी चीज़ों पे काम करता है। मेंटल हेल्थ को लेके आपने बहुत सारे स्कूल और कॉलेजों में मेंटल क्लब बनाए हुए हैं, हेल्थ क्लब हैं, जिनको वहीं के बच्चे और लोग आगे बढ़ाते हैं। मेंटल हेल्थ पर सेमिनार, वर्कशॉप्स, टॉक शोज़ फराह मैम करती रहती हैं। एजुकेटर हैं, साथ ही साथ उनका एक पॉलिटिकल सोच भी है। उर्दू को लेके काम कर रही हैं ताकि उर्दू सिर्फ एक कम्युनिटी की भाषा नहीं, वो एक देश की भाषा के रूप में पूरी दुनिया में जानी जाए। इन सब मुद्दों पे आज हम बात करेंगे फराह मैम के साथ कि वो किस तरीके से ये चीज़ों को देख रही हैं और क्या उनकी यात्रा है। फराह मैम, आपकी शुरुआत दिल्ली से हुई, आप दिल्ली में रहने वाली थी, कैसे उन दिनों में रहा? सबसे पहले तो शुक्रिया शैलेंद्र जी आपका कि आपने आज यहाँ पे वक्त निकाला और मुझे मेरी यात्रा के बारे में और मेरे बारे में आपने इतना एफर्ट लिया कि आप यहाँ तक आए। थैंक यू वेरी मच, आई एम रियली ऑनर्ड। और जहाँ तक आपने बात कही मैं अपनी जर्नी, तो मेरी जर्नी तो 20 साल पहले शुरू हुई थी, लखनऊ की 20-22 साल पहले। और उससे मैं लखनऊ शादी होकर आई तो मैं एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थी। लेकिन सोशल वर्क मेरा पैशन जो है बचपन से रहा है, तो उस तरफ मेरी हमेशा से दिलचस्पी रही। तो यहाँ जब शादी होके आए और शादी से पहले की ज़िंदगी और उनमें फ़र्क होता है, तो आई एम लाइक अ काइंड ऑफ पर्सन जो हर चीज़ सॉर्टेड होती है हर चीज़ में, और मुझे पता होता है कि कहाँ पे कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे रखना है अब और कहाँ पर अपनी पोजीशन फिक्स करना है। तो लाइक व्हेन आई गॉट मैरिड आई न्यू नाउ माय प्रायोरिटीज़ हैव चेंज्ड, नाउ फैमिली इज़ माय प्रायोरिटी। एंड आई टोटली बिलीव कि अगर हस्बैंड वाइफ को वक्त भी चाहिए होता है और दोनों बिजी हो जाएं तो रिश्ता कायम करने में परेशानी आती है। तो आई न्यू कि दैट ही हैज़ टू वर्क एंड ही इज़ वर्किंग एंड ही इज़ अ हार्ड वर्कर, और आई कैन स्टे एट होम एंड टेक केयर ऑफ द फैमिली। तो वी डिसाइडेड विद दिस, बट लेकिन सोशल वर्क जो पैशन रहा वो पैरेलली हमारा चलता रहा। तो उसमें बड़ी मज़ेदार बात यह है कि जब टाइम नहीं मिलता था बाहर जाने का, तो घर से ही वो फितूर चलता रहता था बिल्कुल उसमें। और बड़ी मज़ेदार चीज़ एक ये करी कि हमने अपने घर में जॉब क्रिएशंस करे। अच्छा, जॉब घर में तो सबको बड़ा अजीब लगता था, लेकिन यूजुअली लोगों के घरों में एक मेड आती है, मेरे घर में 6 आती थी। अच्छा। क्योंकि एट द बैक ऑफ माई माइंड जो पैशन था और साथ साथ ये जुनून था कि नहीं, इस सोशल वर्क में ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि लोगों को अपने पैरों पे भी खड़ा होना चाहिए। तो जितना हाउस होल्ड था, घर का काम था, वो आपने अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। अलग अलग हिस्सों में बांट 6 हिस्सों में बांट दिया। किचन और डस्टिंग और झाड़ू पोछा और कपड़ा और सब। तो इस तरीके से हमारी छोटी सी फैमिली में 6 लोग काम करने वाले थे, कि जिसके अंदर हमें ऐसा लगता था कि हमारी फैमिली को इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, लेकिन हमारी फैमिली जो है 15 लोगों की हो गई। मतलब आपने जॉब देने का काम घर से शुरू किया। बिकॉज गेटिंग इनटू द सोशल वर्क, आप बाहर बदलाव चाहते हैं तो इट्स घर में बदलाव, एवरीबॉडीज ड्यूटी कि पहले घर में बदलाव आए, पर तभी हम बाहर कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम ये सोच लें कि हम बाहर तो सब कुछ कर रहे हैं और घर के हालात नहीं बदल रहे, तो मेरे ख्याल में हम इंसाफ नहीं कर रहे, वी आर नॉट लॉयल टू आवर प्रोफेशन। आपने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की है, उसके बाद जॉब भी किया जी। थोड़ा उसके बारे में बताइए। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से आप जॉब में रहीं तो वहाँ क्या क्या रहा? वो भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। बीइंग अ लर्नर, आई बिलीव कि मैं एक लाइफ लॉन्ग लर्नर ही मोड में रहना चाहती हूँ, लर्निंग मोड में रहना चाहती हूँ। तो वो भी इंटरेस्टिंग था। आई वर्क इन मोदी ज़ेरॉक्स फॉर अ ईयर, तो सो मेनी थिंग्स टू लर्न, तो वहाँ पे थी। और जो मेरा सोशल वर्क वाला कीड़ा था, तो वहाँ की जितना लेबर क्लास से था मैंने उसके साथ इंटरेक्शन अपना बढ़ा लिया था। बिकॉज व्हाट आई फील दैट मैं जो एक कीन ऑब्जर्वर हूँ, और मुझे पर्सनली लगता है कि हम लोगों से मिल के बात करके ग्रो करते हैं। तो जितना हम लोगों की चीज़ों के बारे में जानेंगे तो हमारे अंदर भी वो बदलाव आएंगे एंड विल ग्रो द टाइम्स। तो उसी चक्कर में बहुत सारे लेबर क्लास लोगों से कनेक्शन हुए, स्पेशली फीमेल्स जो वहाँ पे काम करती थी, तो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आई, देखी मैंने वो प्रॉब्लम्स। तो थैंक्स टू माई फादर कि उन्होंने मुझे इतना ब्रेव बनाया और इतनी फ्रीडम थी मेरे घर में, बिकॉज आई बिलोंग टू अ वेरी प्रिविलेज बैकग्राउंड।
बाय ग्रेस ऑफ गॉड। और बड़ी फ्रीडम थी उस पीरियड में। आई वॉज अलाउड टू हैव माई ओन डिसीजंस, जहाँ पे मेरी सोच के ऊपर हावी नहीं हुआ जाता था। तो करेज वहाँ से आई। तो ये करेज जब मुझे यहाँ पे मिली तो आई स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स। देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी रिजॉल्व वेरी इजीली, बट नो वन वाज लुकिंग इनटू इट। तो फिर वहाँ पे कुछ चीज़ों पे मैंने अपना एफर्ट डाला। कुछ टूल्स डिज़ाइन करने थे, तो इंजीनियरिंग माइंड था, तो किया, उनका हेल्प कर लिया। तो इस तरीके से वहाँ पे 1 साल की जर्नी गुजारी। और आई वॉज इन अ कोर्टशिप पीरियड एंड आई हैड 1 year मोर बिफोर माई मैरिज। तो लकीली आई गॉट द चांस टू टीच इन माई ओन स्कूल। अच्छा। So that was another good experience for me, and another learning that being a student and being a teacher, what my duty is now towards my institution. और lot of things were changed कि वहाँ पे जाके और एक responsibility का एहसास, and plus being a woman, being a citizen of this country, और being a human, everybody has this responsibility to work for the society. जी। फिर आपने यहाँ लखनऊ आके और मेंटल हेल्थ का जो शुरू किया, नेचर लाइफ, ये शुरुआत कैसे हुई? नर्चर लाइफ इज़ माई ब्रेन चाइल्ड। आई गेव बर्थ टू नर्चर लाइफ in 3 nights. I took 3 nights to think over it. And तीसरी रात को मैंने इसको डिलीवर करा ऑन पेपर। एंड इसका लोगो, इसका नाम सब मेरा ही डिज़ाइन करा हुआ है। अच्छा। तो इट इज़ लाइक माई चाइल्ड। तो मैं उसको एज ए मदर ही उसकी टेक केयर करती हूँ। एंड कमिंग टू योर पॉइंट कि मेंटल हेल्थ पे क्यों करा, तो लाइक एज आई टोल्ड बिफोर कि इतना पैशनेटली मैं सोशल वर्क की तरफ इंक्लिनेशन रहा। तो आफ्टर वर्किंग इन सो मेनी फील्ड मैंने ये रियलाइज करा नोबडी इज हैप्पी, नोबडी कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। तो व्हाट इज द मिसिंग लिंक? तो देन आई रियलाइज द मिसिंग लिंक इज टू हैप्पीनेस इज योर मेंटल हेल्थ। इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आप, क्योंकि आप मेंटल हेल्थ को उतना अवेयर नहीं हो या उतना स्वस्थ नहीं हो, इसीलिए आप खुश नहीं हो। हाँ, मतलब स्वास्थ्य तो बाद में आया। पहले तो लोगों को यही नहीं पता था मेंटल हेल्थ होती क्या। हम ये जानते हैं हमारे हाथ में दर्द हो रहा है, हमारे पैर में दर्द हो रहा है, लेकिन हमारे विचारों में जो दर्द था वो कोई नहीं समझ पा रहा था, वो कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था। तो हम या तो फिर वो विचार अपने तक सीमित रखते हैं, वो घुटन के एहसास में के तब्दील हो जाते हैं, या अगर हम बहुत कहते हैं तो जजमेंटल सोसाइटी है, ना तो सुनने वाला है ना समझने वाला है। तो एक ये जो स्ट्रगल है आपकी थॉट्स और फीलिंग की, वो मेरे ख्याल में किसी ने समझी नहीं। हालांकि पहले ज़माने में ये कर्टिसीज होती थी, ये आदाब होते थे कि हम एक दूसरे की बात सुनते थे, लेकिन आजकल हर कोई इतनी रश में है कि किसी के पास किसी को सुनने का समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है। और यही आपके थॉट और विचार जब अनकंट्रोल हो जाते हैं और आपके बस से बाहर होने लगते हैं, मेंटल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, स्ट्रगल शुरू हो जाती है। आपने सुसाइड को रोकने के लिए ज़्यादा काम किया है, कोई एक ऐसा प्रभाव था आपके जीवन पे जिसने इधर प्रेरित किया? बिल्कुल, इसका तो बहुत गहरा प्रभाव मेरे ऊपर ऐसे था कि मेरे साथ एक लड़की थी हॉस्टल में, और शी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। उसको देख के कभी नहीं कोई कह सकता था कि इसके अंदर क्या चल रहा है। देखने में भी बहुत खूबसूरत, मेडिकल साइंस की स्टूडेंट, टॉपर, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एक दिन हम लोग कॉमन रूम में बैठे होते हैं और एक लड़की वहाँ पर भागती हुई आती है और बताती है कि किसी ने हमारे सुसाइड कर लिया। एंड दैट लेफ्ट अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन माई माइंड कि वो कहीं ना कहीं रहा हमेशा। और जब मुझे ये कनेक्टिविटी मिल रही थी एक या मैं डिस्कवर कर रही थी अपने आप को और पर्पस ढूंढ रही थी व्हाई आई एम बोर्न, तो देयर आई फाउंड दिस क्वेश्चन मार्क इज नाउ कमिंग टू दैट पॉइंट जहाँ मुझे जवाब मिल रहा है कि मेंटल हेल्थ जो है वो आदमी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, कि जानलेवा है ये, कि आपकी जो स्वास्थ्य आप अगर नहीं टेक केयर कर रहे हो तो किसी की जान भी जा सकती है। तो लाइक इट वाज माय ड्यूटी एज एन इंडिविजुअल कि मुझे लोगों की जान बचानी थी। जैसे डॉक्टर आपको फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम होती है तो बचाने की कोशिश करता है, तो मुझे आपके ख्यालात और आपके जज्बात उससे आपको अवगत कराना था और उसके बाद ये बताना था कि जानलेवा भी बच जाते हैं। जैसे ही मौका मिला आपने इस फील्ड में काम करना शुरू कर दिया। कैसे काम करती है? स्कूलों को के ज़रिए? हम बेसिकली बिलोंग करते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री को, जो हमारा काम है। हम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो हम मेंटल हेल्थ एजुकेशन पे काम करते हैं। बिकॉज
काइंड ऑफ वर्क वी डू, वी वांट टू इम्पार्ट नॉलेज। अगर मुझे आपको बताना होगा तो आप भी मुझसे पूछेंगे व्हाट इज मेंटल हेल्थ। आप क्योंकि एक कॉनोटेशन में हम लोग रह रहे हैं, एक हमारी एक कंडीशनिंग हुई हुई है जहाँ पे मेंटल का मतलब पागल होता है, जो कि नहीं होता है, लेकिन हम लोग यही समझते हैं। मानते क्यों? क्योंकि हम लोगों ने हमेशा देखा सड़कों पे अबंडेंट लोग जो सर्दियों में बिना कपड़ों के घूम रहे होते हैं और सड़ी गर्मियों में वो ब्लैंकेट्स में लिपटे हुए होते हैं। तो हमारा जो एक ब्रेन की कंडीशनिंग है और जो ब्रेन अंडरस्टैंड करता है, हम मानते हैं कि वही प्रॉब्लम जो है वो एक मेंटल प्रॉब्लम होती है। और जब हम मेंटल का लफ्ज़ इस्तेमाल करें दैट मीन्स हम उसी से रिलेट करें, तो नहीं, ये मतलब नहीं होता। इट इज़ अ काइंड ऑफ डिजीज़ जो कि एक मेंटल इलनेस है, जब उस लेवल पे आदमी पहुंच जाता है जहाँ उसके होश हवास चले जाते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ ऐसे ही होती है जैसे आपकी फिजिकल हेल्थ। जैसे हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं कि अबव द नेक इज कॉल्ड मेंटल हेल्थ एंड बिलो द नेक इज कॉल्ड फिजिकल हेल्थ। और इसका कनेक्शन ये होता है कि देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। पहले ज़माने में लोग कहते थे जैसा खाओगे वैसा सोचोगे, तो आज भी वो प्रूव होती है। इसके क्या कारण होते हैं? उसके अंदर कि हम जैसा खाएंगे वैसा सोचेंगे। देखिए, जो हमारे मेंटल हेल्थ जो है डायरेक्टली कनेक्टेड होती है व्हाट वी ईट, हाउ वी स्लीप एंड हाउ मच वी आर डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज। कुछ एनर्जीज होती हैं जो खुद ब खुद बनती हैं, जैसे कि हमारे थॉट्स हैं। तो मोर देन 50,000 थॉट्स, एक अनुमान लगाया गया है जिसके अंदर 60,000 70,000 थॉट्स आपके रोजाना बन रहे हैं। अच्छा। रोजाना आपके दिमाग में जनरेट होते हैं। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। अब वो थॉट जो है आपकी मेंटल हेल्थ कैसे बनी है, अब लोग ये भी नहीं समझते कि मेंटल हेल्थ बनती कैसे है। तो मेंटल हेल्थ के 7 डायमेंशंस होते हैं। मतलब मेंटल हेल्थ इज एन अम्ब्रेला टर्म, ठीक है। इसके 7 डायमेंशंस होते हैं जिससे हमारा एक थॉट प्रोसेस बनता है। आपकी एनवायरमेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी इंटेलेक्चुअल हेल्थ, आपकी बिहेवियरल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी वोकेशनल हेल्थ और आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ। कैसे माहौल में हम पैदा हुए, किस तरीके की हम जॉब करते हैं, किन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को परसीव करते हैं स्पिरिचुअली, किस फेथ को बिलोंग करते हैं, ये भी एक हेल्थ में आता है। कि हम उसको हम सिर्फ रिचुअलिस्टिक अप्रोच में है या स्पिरिचुअलिस्टिक अप्रोच में, वो भी आपकी एक मेंटल हेल्थ डेवलप करता है। आप नेगेटिव एनवायरनमेंट रहेंगे तो आप नेगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, तो आपका वही नज़रिया बन जाएगा। तो मेंटल हेल्थ इज़ लाइक आपके थॉट्स और फीलिंग्स का एक्नॉलेजमेंट एक तो है, और एक आपका नज़रिया क्या डेवलप हुआ, आप किस तरीके से पले बढ़े हैं, आपकी अप्रोच टुवर्ड्स द थिंग्स कैसे डेवलप हुई है, आप प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच के हैं या सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच के हैं। तो ये भी आपकी एक मेंटल हेल्थ ही डिसाइड करती है कि आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स एनीथिंग क्या है। वो आपकी पेरेंटिंग काउंट करती है, आपकी स्कूलिंग काउंट करती है, एंड ऑल द 7 डायमेंशन जो बनते हैं वो आपके घर और स्कूल कॉलेजेस से ही बनते हैं। मतलब ये जो 7 चीज़ें हैं, इनमें से कुछ भी अगर गड़बड़ हुआ तो मेंटल हेल्थ पे प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। आप जैसे मेंस मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं, जो कि लीस्ट टॉक्ड अबाउट सब्जेक्ट है, कोई नहीं बात करना चाहता है, इवन मेन नहीं बात करना चाहते हैं उसके ऊपर। तो उनकी वोकेशनल हेल्थ बहुत मैटर करती है। वोकेशनल हेल्थ क्या होती है? जिस तरीके की जॉब में आप, जॉब सेटिस्फैक्शन है कि नहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में वो एक सिंगल अर्नर होता है, डिपेंडेंसी बहुत है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। तो उसकी वोकेशनल हेल्थ ज़्यादातर पाई जाती है कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बैलेंस करने में प्रॉब्लम आती है, बिकॉज समवेयर वो अपनी जॉब से भी सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि मजबूरियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि वो क्या करना चाहता है और किस जॉब में चला जाता है वो उसकी मजबूरी तय करता है, उसकी अपना डिसीजन नहीं होता। वो तो पैसे कमाने के लिए जाता है ज़्यादातर लोग। और क्या आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल भी वैसे ही बढ़ता चला जाएगा। जो चीज़ हम एंजॉय नहीं करते हैं तो वो स्ट्रेसफुल हो जाती है। फिर स्ट्रेस अलग एक डिफेंस मैकेनिज्म है आपकी बॉडी का, कि किस तरीके से आप उसको हैंडल करें। तो मेंटल हेल्थ इज़ ऑल अबाउट दिस ओनली। स्कूलों में कैसे आप इसको प्रमोट करते हैं बच्चों को समझाने के लिए? जो क्लब की एक कॉन्सेप्ट है, क्या है? देखिए, क्योंकि ये एक एजुकेशन की इंडस्ट्री है, तो हमें अपने जहन को टेम करने के लिए या अपने माइंड को, अपने थॉट्स को टेम करने के एजुकेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने एक नया सिस्टम शुरू करा। मतलब इट इज़ अ वेरी नोवेल इनिशिएटिव एंड वी हैव एसोसिएशंस फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री आल्सो, वी हैव पीपल एसोसिएटेड विद अस। तो उसके अंदर उनका भी साथ रहा, हमारे और लोगों का भी साथ रहा, कि हमने सोचा कि वहाँ क्लब्स बनाने चाहिए। क्लब्स इज लाइक कि कोई एक्टिविटी इसको पूरे साल करता रहे। वैसे तो अब डिक्लेयर हो गए कुछ डेज, लाइक सितंबर एंड अक्टूबर आर वेरी प्रोमिनेंट मंथ फॉर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड सुसाइड प्रिवेंशन।
सितंबर आपका सुसाइड प्रिवेंशन मंथ होता है और अक्टूबर आपका मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ को भी एक रिकग्निशन मिल गया है, तो इमोशनल हेल्थ अवेयरनेस मंथ होता है। तो इस तरीके से जब हम स्कूलों में पहुँचे, बच्चों को एजुकेट करने की ज़रूरत थी, तो उसके लिए एक बॉडी चाहिए थी। हम एक्सटर्नल बॉडीज थे, हम विजिटिंग फैकल्टी रह सकते थे, लेकिन वहाँ पे ऑनगोइंग प्रोसेस करने के लिए हमें वहाँ के फैकल्टी को इन्वॉल्व करना था, क्योंकि वहाँ पे हमें टीचर्स का भी तो टेक केयर करना है कि अगर टीचर्स की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो बच्चों की भी नहीं होगी। तो एजुकेशन वाज एवरीवन। तो हमने वहाँ फैकल्टी से बात करी, स्कूलों ने इस आइडिया को वेलकम करा, काफ़ी वेलकम करा। फिर हमने एक बॉडी डेवलप करी वहाँ पर, जो कि उसको रन करेगी उस क्लब्स को। फिर हम एक्सटर्नली रिसोर्स पर्सन हम उनको दे देते हैं और सारी फंक्शनिंग में हम उनको बाहर से हेल्प करते हैं, लेकिन वो बॉडी कंटिन्यूसली अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी एजुकेशन में, स्ट्रीट प्लेस में करती रहती है। तो इस तरीके से वो एक माहौल, एक सेंसिटाइजेशन और एक जो स्टिग्मा ब्रेक होना चाहिए मेंटल हेल्थ का, वो होता रहता है। और कहाँ किन स्कूलों में आपका ये चल रहा है? जी, हमने यहाँ पे लमाटिया गर्ल्स के साथ करा था, जो पहला मेंटल हेल्थ क्लब था वो हमारा लमाटिया के साथ ही करा था। उसके बाद हमने उन्नाव में सेंट जूड्स के साथ करा हुआ है। फिर हमने हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ओमान के साथ काम करा है हमने, यूएसए के साथ हम काम कर रहे हैं। तो हम पैन इंडिया काम कर रहे हैं अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में। तो इस तरीके से ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, धीरे धीरे स्प्रेड कर रहा है। जैसे जैसे इसकी वैल्यू लोग को पता चल रहा है, उसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते चले। ऑनलाइन भी लोगों को जागरूक करती हैं? जी बिल्कुल, हमारे कई इनिशिएटिव्स हैं और ज़्यादातर फ्री इनिशिएटिव्स हैं। अच्छा, हम चार्ज नहीं करते उसके अंदर। तो हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, फ्री वर्कशॉप्स होती हैं, अवेयरनेस वर्कशॉप्स होती हैं, सोल्यूशन सेंट्रिक वर्कशॉप्स होती हैं कि उसमें सोल्यूशंस भी होते हैं, खाली एजुकेशन नहीं होती, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस भी होते हैं। तो हम थेरेपीज़ भी बहुत प्रमोट करते हैं, बिकॉज व्हाट वी बिलीव इन आवर सोसाइटी कि मेडिकेशन इज़ नॉट the only thing that can treat your mental health. There are so many things if we learn, तो हम अपनी mental health की टेक केयर खुद कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम म्यूज़िक थेरेपी है, उसकी अवेयरनेस बढ़ाते हैं, डांस थेरेपी है, आर्ट थेरेपी है। तो इस तरीके से हम थेरेपी मेंटल हेल्थ को प्रमोट करते हैं और मजबूत करते हैं। और IILM के साथ भी हमने यहाँ पे करा हुआ है। अच्छा, तो काफ़ी इंस्टीट्यूट, IT कॉलेज के साथ हमारा एसोसिएशन है। तो टू नेम अ फ्यू और बाकी तो बहुत। आप तमाम यूनिवर्सिटीज़ में टॉक शो के लिए भी जाती हैं? टॉक शो हमारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे होता है। अच्छा। मैं एज ए स्पीकर जाती हूँ, तो वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ही होता है। और मेंटल हेल्थ ऐसा है कि आपके हर चीज़ से कनेक्ट होता है। वी टॉक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट जब तक नहीं होगा तो विमेन एम्पावरमेंट फुलफिल नहीं होगा। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सेक्शुअल अब्यूज, अगेन योर मेंटल हेल्थ मैटर्स कि वहाँ पे। तो इस तरीके से हम हर टॉपिक को मेंटल हेल्थ के साथ, जब तक आप मेंटली स्वस्थ नहीं होंगे तब तक ना एंजॉय कर सकते हैं ना कोई काम कर सकते हैं। और कभी कभी आपके साथ ऐसे इंसिडेंसेस हो जाते हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर देते हैं। तो उनको आप तभी ट्रीट कर सकते हैं जब आपको नॉलेज होगी। जब आपको नॉलेज नहीं होगी, आपको अवेयरनेस नहीं होगी, आपकी मेंटल हेल्थ लिटरेसी अपडेटेड नहीं होगी, लिटरेट नहीं होंगे, तो आप रिकग्नाइज भी कैसे करेंगे कि आप किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं या यू नीड हेल्प, या आप उस स्टिग्मा को कैसे ब्रेक करेंगे। बिकॉज हमारे यहाँ तो प्रोफेशनल के पास जाना भी स्टिग्मा है ना, छुपा के जाते हैं हम। मेंटल हेल्थ पर यही है। हम अगर हमें खांसी नजला है तो हम बहुत सबसे कह के जाते हैं, लेकिन अगर हम किसी 4 डॉक्टर पूछते हैं कौन सा डॉक्टर अच्छा है, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अगर हम जाते भी तो छुपाते हैं उस चीज़ को। आपने एक बात अभी कही इमोशनल हेल्थ की, वो क्या है, थोड़ा सा उस पर भी रोशनी डालिए। आपके इमोशंस, आपके जज्बात, आपके थॉट्स जो होते हैं वो आपकी सोच होती है, और आपके जज्बात जो फीलिंग्स होती है, जो एम्पैथी आती है, जो कंपैशन आता है, ये सब चीज़ें, ये आपके जज्बात का डेवलपमेंट कैसा है। तो और जब ये डेवलपमेंट होता है तभी हम दूसरे के भी फीलिंग्स को समझ सकते हैं और एक्नॉलेज कर सकते हैं। तो हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, बिकॉज नाउ द रिसर्चेस हैव प्रूव्ड कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन IQ एंड EQ, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज ऑल अबाउट IQ एंड इमोशनल हेल्थ इज ऑल अबाउट EQ। तो आपको जो है EQ की भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत ज़रूरी है, दैट वी ऑलरेडी हैव। लेकिन किसी तरीके से नेग्लेक्टेड रहते हैं, तो हम ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते कि जहाँ पे हम अपना पॉजिटिव मेंटल हेल्थ और इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकें। तो अब हमने इसको जो है एक वन ऑफ द डायमेंशन बाहर निकाल के ले आए आउट ऑफ द 7, जिसके अंदर हम EQ की अलग से बात करते हैं। फॉर दिस वी हैव एसोसिएशंस फ्रॉम अमेरिका। तो वहाँ पे वो 1985 से काम कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस में। हमारे साथ मिस्टर मैट बेरिस्टीन है, जो हम भी एजुकेट हो रहे हैं उनसे, और
आगे लेके जा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को। और आज तो कल तो इंडिया में बहुत ज़्यादा हो गया, अगर आपने देखा सोशल इमोशनल लर्निंग बहुत ज़्यादा इन हो गई है, क्योंकि वो ख़ानदान ख़त्म हो गए जहाँ पे अदब आदाब सिखाए जाते थे, जज्बातों का लेन देन होता था, वो सब ख़त्म हो गया। एवरीबडी सो बिजी, वो कंपैशन ख़त्म हो गया, तो वो डेवलपमेंट के लिए स्कूलों में एजुकेशन शुरू हो गई है। अच्छा। और आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने भी इसको बहुत वेलकम करा है, बिकॉज द बॉसी कल्चर, बॉस और लीडर का फ़र्क आपका EQ डिसाइड करता है, तो ये सब चीज़ें। अच्छा, इसके साथ साथ आप लिखती भी हैं, उर्दू लिटरेचर को लेके भी काम कर रही हैं। जी, लिखती तो मैं शौकिया हूँ। कुल मेरे ख्याल में जो ज़िंदगी के आपके अपने ऑब्जर्वेशंस होते हैं या आपके अपने तजुर्बे होते हैं, तो उन्हीं को लफ्ज़ों का रूप दे के पेन डाउन कर देती हूँ। बाकी उर्दू लिटरेचर में मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं, गंगा जमनी तहजीब पे लिखे हैं, जो कि महोत्सव नाम की मैगजीन DM ऑफिस से निकलती थी उधर, या अपनी LMNI होम अलीगढ़ उनकी मैगजीन निकलती है, तो उसमें ही अब थोड़े से आपकी ऑनलाइन आपकी ब्लॉगिंग होती है, तो वहाँ पे मेंटल हेल्थ के ऊपर लिख के पब्लिश हुए हैं वहाँ पर। उर्दू जो ज़ुबान है उसको लेके कहा जाता है कि भाई वो एक कम्युनिटी पे बेस्ड कर दी गई, जबकि वो पूरे देश की लैंग्वेज है, भाषा है। कुछ इसको लेके आप लोग प्रमोट कर रहे हैं कि ये चीज़ें ख़त्म हों? बिल्कुल, क्योंकि उर्दू तो हिंदुस्तान की बेटी है, अब उसको एक कम्युनिटी से रिलेट कर देना तो नाजायज़ होगा कि जिसकी बेटी है उसकी बेटी ना बना के किसी और को दे देना तो गलत बात है। तो ये साजिश हुई उर्दू के साथ। अब साजिश तो देखिए ये भी एक सिस्टम का पार्ट है, इसमें क्या कहा जाए, तो एवरीथिंग इज़ पार्ट ऑफ द सिस्टम। वो उनका काम है, ये मेरा काम है। जिनका काम है राजनीति, राजनीति करते हैं, हमारा काम है मोहब्बत, तो हम मोहब्बत करते हैं। आपका राजनीति पर भी काफ़ी आता रहता है। आज की अगर वर्तमान सिनेरियो की बात करें, कैसा लग रहा है और क्या होना चाहिए? देखिए, राजनीति, आई एम अ पॉलिटिकल एंथुजियास्ट, इंटरेस्ट आता है मुझे, मैं ऑब्जर्वेशन रखती हूँ, और जो गट फीलिंग होती है ना वो सब में होती है। बस हिम्मत की बात चाहिए होती है किसी को कि गलत को गलत कहने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, और सही को सही कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए। तो शायद वो करेज थोड़ा सा है मेरे अंदर, और थोड़ा सा जो ये जहन में है, इंसाफ होना चाहिए, तो शायद उसी को लेके मैं ज़्यादा आपके विचार आते रहते हैं, वोकल हो जाती हूँ कि गलत बात है तो उस पर क्वेश्चन करना चाहिए, बिकॉज ये राइट हमें डेमोक्रेसी ने दी है। तो जो प्रेजेंट सिनारियो है तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम तो आप और हम तो आम लोग हैं, तो आम लोगों की तो कोई सुनता नहीं है। तो आपकी भी पीड़ा वही है, मेरी भी पीड़ा वही है। तो बस वही है कि हमारा काम है मोहब्बत, और जिनका काम है सियासत वो सियासत करें, हमारा काम है मोहब्बत, हम मोहब्बत फैलाते हैं। लेकिन सियासत और मोहब्बत के बीच में एक चीज़ और आ गई है, सोशल मीडिया। जी, हमारे विचार व्यक्त होते हैं, हमें विचार व्यक्त करने का वहीं एक प्लेटफॉर्म भी है, और वहीं एक ऐसी ताकतें भी हैं कि जो आपको खारिज कर सकती हैं, आपको ट्रोल कर सकती हैं, उनका एक अलग मैकेनिज़्म है। उसको हम कैसे ग्रहण करें, कैसे अपने को, मान लीजिए आप ट्रोल हो रहे हैं, किस तरीके से उसको लें? बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ फिर आ जाएगा, हर जगह मेंटल हेल्थ आता है। एक तो देखिए, जब आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं ना, तो आपने पब्लिक कंजम्पशन के लिए अपने आप को दे दिया। नाउ यू हैव गिवन योरसेल्फ, नाउ यू हैव दैट करेज। अगर कोई आपको ट्रोल कर रहा है, देन यू हैव दैट करेज, क्योंकि आपने पब्लिक कंजम्पशन के लिए दिया है ना लोगों को। आप गए ना, आप गए हैं, आपने अपनी ओपिनियन रखी है, आप अपनी ओपिनियन पे अगर बहुत दृढ़ है तो आप उस पर कायम रखिए, और अगर नहीं है तो इतना करेज रखिए, आपको आलोचना स्वीकार करिए, डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। और कभी कभी कुछ क्रिटिसिज्म पॉजिटिव भी होता है, हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती। जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है तो भाई देखिए, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ये आपके ऊपर है कि आपने उसका यूसेज कैसे करा। ये सैड पार्ट है कि उसको अच्छी तरीके से लोग कम यूज़ कर रहे हैं, और ये ट्रोलिंग कल्चर और बॉयकॉट कल्चर पे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ अनदर लेवल ऑफ डिबेट दैट वी कैन डू इट। लेकिन आपने जो बात कही कि जो लोग ट्रोल हो रहे हैं, तो देन दे शुड बी रेडी फॉर दिस, बिकॉज आपने अपने आप को पेश करा है पब्लिक कंजम्पशन के लिए, आपने अपनी ओपिनियन पब्लिक करी है, तो नाउ यू शुड बी रेडी। आपको कोई, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एवरीबडी विल अग्री विद यू, देयर आर पीपल हु विल डिसअग्री विद यू, एंड लर्न द डिफरेंस बिटवीन अग्रीइंग टू समथिंग एंड डिसअग्रीइंग टू समथिंग, इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूमेंटेटिंग एंड विनिंग द आर्ग्यूमेंट।
दोनों चीज़ें फ़र्क होती हैं। आप इसको अग्री टू डिसअग्री पे छोड़ देंगे तो इतना अफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर आप आर्ग्यूमेंटेटिव फॉर्म में आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है बैटल फील्ड में तो हर कोई जीतना चाहता है। तो उसके अपने अपने तरीके होते हैं और फिर आपका बिहेवियर भी वो आपका एटीट्यूड ही सेट करेगा। अगर आपको पता है आप सही हैं तो मेरे ख्याल में कुछ भी लोग गलत कह दें आप तो सही है ना। और अगर आपको पता है कि आपने इसमें कुछ मैनिपुलेशन करा है तो फिर आपका दिमाग उसके लिए भी तैयार रहिए। मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को लेके चलते चलते कुछ और आप बताना चाहती हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ इज़ एवरीथिंग, देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ एंड एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड इट। और जो ये क्लोज डोर डिस्कशंस होते हैं मेंटल हेल्थ के, ब्रिंग इट ऑन डाइनिंग टेबल, बच्चों के साथ डिस्कस करिए, बच्चों की फीलिंग्स को एक्नॉलेज करिए, बिकॉज पेरेंटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपके 0 to 7, 7 to 14 और 14 to 18 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट किसी भी इंडिविजुअल के जो होते हैं वो बहुत क्रूशल होते हैं, उसमें पेरेंटिंग और स्कूलिंग का बहुत रोल होता है। पेरेंट्स मस्ट बी कॉन्शियस, पेरेंटिंग होनी चाहिए, पेरेंट्स को अवेयर रहना चाहिए बच्चों के साथ क्या हो रहा है, वक्त देना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जब हम किसी भी मेंटल प्रॉब्लम को ट्रीट करने जाते हैं तो वहाँ हमें जो प्रॉब्लम मिलती है, ट्रॉमा मिलता है, वो चाइल्डहुड में ही मिलता है। तो इसलिए हमें एज ए पेरेंट, बीइंग अ पेरेंट, एज अ पेरेंट वी शुड बी वेरी कॉन्शियस, एज एन इंडिविजुअल वी शुड बी एम्पैथेटिक। हमें पता होना चाहिए कि बराबर वाला इस नज़रिए से ही बात करना चाहिए कि हमारे बैक ऑफ माइंड ये रहना चाहिए कि उसके बिहेवियर जो अगर कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है कहीं ना कहीं उसकी मेंटल हेल्थ कनेक्टेड है, तो वो एम्पैथी हमारे पास होना चाहिए। और कुछ चीज़ें, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो लोगों की आदत नहीं होती है कि हर चीज़ को पर्सनली नहीं लेना चाहिए, कि लॉट ऑफ फ्रीडम कम्स टू यू इफ़ यू स्टॉप टेकिंग थिंग्स पर्सनली। सिचुएशन पे लेनी चाहिए, क्योंकि पर्सनल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन ख़राब होती है, लोग ख़राब नहीं होते। पर्सनल लेने की वजह से ही मेंटल प्रेशर और हेल्थ पे प्रॉब्लम प्रेशर बढ़ जाता है आपका। तो एक ये बेसिक चीज़ अगर हम कर लें, और मेरे ख्याल में ये एक कोटेशन को हम अगर कि हर चीज़ को पर्सनल नहीं लेना चाहिए, फ्रेम करा के घरों में बच्चों की भी कंडीशनिंग करें तो मेरे ख्याल में बहुत पॉजिटिव मेंटल हेल्थ डेवलप होगा। और आपका जो थिंकिंग लेवल है, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है या डिसीजन मेकिंग है, उनके डेवलपमेंट्स भी अच्छे होंगे, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी वहाँ पे हम नहीं लाएंगे। और उसको अलग करके चीज़ों को देखने का अगर हम नज़रिया रखेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत सी चीज़ें सुधर जाएंगी, सोसाइटी सुधर जाएगी, समाज सुधर जाएगी। क्योंकि अक्सर यही होता है कि लड़ाई भी जब होती है तो मुद्दा तो पीछे रह जाता है, हम आपस में दूसरी चीज़ें बाहर आ जाती है। तो शुक्रिया फराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शैलेंद्र जी, आप आए, आपने इस काबिल समझा, और ऑल द बेस्ट। और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया। देखते रहिए, हम लोग कुछ नई नई चीज़ें आपके लिए लाते रहते हैं। जितना आप देखेंगे उतना ही आपको लाभ होगा और सोसाइटी को भी। शुक्रिया एक बार फिर से।